हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। और आज हम 16 और 17 दोनों ही दिनों के न्यूज आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए उनके लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन। शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। दिस क्रिप्टो पार्टी इज नॉट विदाउट रिस्क। आरबीआई गवर्नर जो है हमारे, उन्होंने इस बात को कहा है। और जब भी गवर्नर कोई बात बोलते हैं तो उनकी बात का कोई वेटेज इम्पोर्टेंस होता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आर एज ए प्रिपरेटर, जो हम अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जो है, उन्होंने दो चीजें कही हैं। ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का है और ये ईटी का है। एंड दिस क्रिप्टो पार्टी इज नॉट विदाउट रिस्क। वो कह रहे हैं जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी जो पूरा बिजनेस है, वो आउट ऑफ रिस्क नहीं है, या फिर विदाउट रिस्क नहीं हो सकता है। रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर। और इन्होंने ये बात कही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 24 जो चल रहा है दावोस में, उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पे बात बोली है। साथ ही साथ ग्लोबलाइजिंग रूपी विल हेल्प डी ट्रेड दास। ठीक है, तो ग्लोबलाइजिंग का मतलब हो गया कि उस करेंसी की यहाँ बात हो रही है जिसके ऊपर पूरा वर्ल्ड ट्रेड कर सकता है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर जो है उसके ऊपर अधिकतर करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो वो कह रहे हैं किसी एक ही करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना ला करके अगर हम रूपी को ग्लोबलाइज कर सके तो उस केस में हमारी जो रिस्क फैक्टर है किसी एक करेंसी पर डिपेंडेंसी रखने का, वो कम हो सकता है। Like RBI Governor Shaktikant Das said that India has embarked on internationalization of the rupee because its dependence on the currency for global trade was risky and subjected the economy to the currency volatility। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मेंस राइटिंग के पर्पस के लिए है जीएसटी में, कि कैसे पॉसिबल है कि हम इंडियन करेंसी को ग्लोबलाइज कर सके और एक डिपेंडेंसी किसी एक करेंसी पे कम कर सकते हैं। ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन बन सकता है। और साथ ही साथ आपके लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनता है वो है दाउस के ऊपर, विच इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जब भी 24 की बात हो रही है इस साल की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब भी आपको ये शुरुआत होती है वहां पे, या फिर जब शुरू होता है दाउस में, आखिर तक कई इंपॉर्टेंट चीजें निकल करके आती हैं। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये देखना है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, WEF क्या है, उसकी वेबसाइट पे जाना है और उसके थोड़े बेसिक्स उसके लिए निकालने हैं। और पिछले साल के क्वेश्चन आंसर में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने some people across the world might believe that cryptocurrency party has resumed, but such instrument with no underlying value pose huge risk for the emerging market economies। वैसे भी क्रिप्टो पे काफी फ्रॉड डिटेक्ट हुए हैं पहले, और उसके लिए काफी आर्टिकल्स छप भी चुके हैं, तो आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन ये अपने आप में मेंस राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। और WEF काफी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, वो भी कई बार आईएएस के मेंस में प्री में पूछी गई हैं, और साथ ही साथ पीएससी में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंक एग्जाम के लिए ये आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं। नाउ दावोस टू डू लिस्ट कन्फ्लिक्ट क्लाइमेट एंड एआई। जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है, तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स निकल करके आएंगे। तो ये आर्टिकल कल का है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए गए हैं जो इस फोरम में डिस्कस हो सकते हैं। तो वो तो है मिडिल ईस्ट का जो टेंशन चल रहा है, गाजा हमास और इसराइल वाला, वो डिस्कस हो सकता है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी बज है, तो उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है। साथ ही साथ ट्राइंग अगेन टू सेव द प्लैनेट, और हमारे जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की जो बातें चलती है, इन्वायरमेंट कंट्रोल, ग्लोबल वार्मिंग और काफी सारी चीजें जो इन्वायरमेंट के लिए हैजार्ड हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। तो आप बिल्कुल पैनी नजर रखिएगा मैगजीन्स पे जो भी आप पढ़ते हो, और साथ ही साथ न्यूज पेपर्स पे जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए उसके ऊपर काफी एक दो लाइन के क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यूं ही आप क्रैक कर सकते हो अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इसके लिए और मेंस के लिए WEF इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है। Now, first trillionaire in 10 years, but it will take centuries to end global poverty। ऑक्सफैम के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़िए। ऑक्सफैम में पहले सवाल बने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और मेंस राइटिंग में भी। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट्स होती हैं काफी जेनेरिक होती हैं, उनके वो सवाल बनते रहते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्या ये रियलिटी है या नहीं है, आप क्या सोचते हैं, आपने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है। उसके लिहाज से एक डिबेटेबल क्वेश्चन या फिर एक ऐसे राइटिंग क्वेश्चन बनता है जहां पर आपको 200-250 शब्द लिखने होते हैं, बताना होता है कि एक्चुअली ये वैलिडेट करता है या नहीं करता है।
तो ये कहते हैं कि हम फर्स्ट ट्रिलियनर तो बन गए 10 सालों में, बट इट विल टेक सेंचुरीज टू एंड ग्लोबल पॉवर्टी। पर ग्लोबल पॉवर्टी अभी तक कम नहीं हुई है, सेंचुरीज लग सकती हैं, लगेंगी इसको खत्म करने में। Wages of 800 million people workers have failed to keep up the inflation, while wealth of five richest people have grown $14 million and are to since 2020, says Oxfam। इस पूरी ही रिपोर्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने इसको लिया है, आप इसे पढ़ सकते हो और इसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो पॉइंट्स को आप निकाल करके बनाएं और इसको मेंस राइटिंग में जो लोग मेंस लिखना चाहते हैं, लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखने की कोशिश जरूर करें। इसके ऊपर पहले भी ऐसी जैसी कोई स्टडी आती है जो 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 ना गवर्नमेंट की साइड है, ना ना किसी पार्टी की साइड, एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन जब रिपोर्ट जब आती है तो उसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। ऑक्सफैम के ऊपर पहले भी बने हुए हैं, और जैसे कि हम सब जानते हैं यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो एसडीजीज है ना, उनके जो जितने भी गोल्स है, पावर्टी हटाना, स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन, इस तरह के 24 गोल्स हैं, 24-18 गोल्स हैं। तो आई एम श्योर 20 पहले 24 थे, अब इस वक्त कितने आप चेकआउट कर सकते हैं, आई थिंक 24 नहीं तो 18 होंगे, माय मिस्टेक, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप चेकआउट करिए। तो उसमें जितने गोल्स हैं उनके ऊपर सवाल बनने लाजमी है। जब भी आप मेंस राइटिंग में क्वेश्चन लिखते हैं तो इन एसडीजी गोल्स को दिमाग में जरूर रखना है, तो आपको आसानी होगी अपने देश के इश्यूज को समझने में। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं एसडीजी गोल्स क्या हैं, तो उसके लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। Now, government may allot 10,000 crore for quantum computing centers in PPP model. मोड, यहाँ पे टर्म्स इंपॉर्टेंट हुए, क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स पढ़ा है हमने, अब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही थी, व्हाट इज दैट, ये आपको पता होना चाहिए एज अ डेफिनेशन। उसके बाद पीपीपी मॉडल क्या होता है, पीपीपी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसमें हमारे देश में से कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे कई सारे कंस्ट्रक्शंस हैं जो प्राइवेट और पब्लिक कॉम्बिनेशन की वजह से बने हैं और प्राइवेट सपोर्ट की वजह से बने हैं। इवन देन आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में लिख के आता है कि हमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनीज जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश के अंदर और बाहर भी, अगर उनका इन्वेस्टमेंट हमारे देश में रहेगा तो हमें इंफ्रा बढ़ाने में इजी होगा, राइट, इंफ्रा बढ़ाने में, और जो हम फैसिलिटीज हम जो देश में देना चाहते हैं उसमें आसानी होगी। तो इसलिए पीवीपी मॉडल काफी सक्सेसफुल है, आप इसे गो थ्रू करें, आपके जीएस स्ट्रीम में इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन पूछा ही गया है। नाउ क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, ये फिजिक्स वाले बच्चे जानते होंगे, क्वांटम फिजिक्स पढ़ा है हमने, पर क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर पैसा लगाई सरकार इतना ज्यादा, उसका मतलब इसका स्कोप होगा। तो इसका स्कोप के लिहाज से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर एक मेंस राइटिंग में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू थिंक दैट क्वांटम कंप्यूटिंग इज, हाउ मच आई वुड से प्रपोज, नहीं, इसे फ्रेम करेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग का स्कोप क्या, व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, एंड व्हेन वी ऐड अ पीपीपी मोड मॉडल और वी अडॉप्ट पीपीपी मोड while promoting quantum computing, so what do you think would be the future of India in this case? तो जब आप इन्वेस्टमेंट लेते हो, आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि कंप्यूटिंग अगर हम करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग को हम ग्रोथ देना चाह रहे हैं तो उसमें क्या फ्यूचर है, फ्यूचर है तो पैसा चाहिए ना आपको। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नीति पेपर इन 9 years 24.8 करोड़ आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो नीति आयोग के एक डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि 9 सालों में 24.8 करोड़ जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। टर्म क्या पे यूज हो रही है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी सुना है हमने, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी एक टर्म है जो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको जरूर गो थ्रू करना है। तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 12 पैरामीटर्स, 12 पैरामीटर्स लिए गए हैं। क्या है 12 पैरामीटर्स, देख लेते हैं फटाक से। That is health, education, housing, maternal health and bank accounts is projected to have reduced to 11.3%। 12 पैरामीटर्स में ये जितने भी को जोड़ने के बाद ये पता चलता है कि पावर्टी से इतने, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से इतने लोग निकले हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार, मेघालय, झारखंड, यूपी, असम स्टेट वाइज में हाईएस्ट जो हमारे पास जो पावर्टी लाइन परसेंटेज रहा वो है बिहार से, ठीक है। तो an estimated 24.8 crore Indians may have moved out of multi-dimensional poverty in the past 9 years। अब नीति आयोग ने कोई डॉक्यूमेंट लाया है और उसको रखा है प्रेजेंट, तो उसके ऊपर मेंस राइटिंग का क्वेश्चन बनना तय है। तो क्योंकि आप ऑब्वियसली बीइंग एन आईएएस और बीइंग एन बीपीएससी ऑफिसर, आप सरकार के लिए काम करना चाहते हो और सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो उसको आपको गो थ्रू अच्छे से करना है और एक एनालिटिकल क्वेश्चन
के लिए उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं कि भैया ऐसा क्यों है। पहले तो फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे ऑफ कोर्स, और फैक्ट पढ़ने के बाद उसको वैलिडेट करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे जा करके कि एक्चुअली क्या डॉक्यूमेंट छपा है, कितना आपसे कितना वाकई रियलिस्टिक चीजें सामने निकल करके आई हैं, और क्या वाकई ऐसा है। तो इंडिया मच अहेड ऑफ टारगेट टू कट पॉवर्टी, पर स्टिल अभी भी हमें 50% 2030 तक कम करने की जरूरत है। क्या पॉवर्टी हमें कम करने की जरूरत है। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिहाज से। नाउ रेड सी एंड शिप ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल मैंने एड ऑन किया है, कल ही छपा था। तो लोग बच्चे बोलते हैं कि भैया मुझे आर्टिकल में मैम क्या पढ़ना है, एडिटोरियल्स में क्या पढ़ना है। तो अगर आप देखें तो इन्होंने रेड सी के बारे में, रेड सी के आसपास के इलाकों से और इंडिया की इंपॉर्टेंस के लिहाज से इस आर्टिकल को लिखा है। तो जब भी आप ऐसे कोई भी आर्टिकल मिले तो सबसे पहले आप देखिए कि किस रीजन की बात हो रही है। उन्होंने कहा रेड सी एंड शिप ऑफ स्टेट। तो यूएस लेड स्ट्राइक्स वोंट स्टॉप हाउटी अटैक्स ऑन शिप्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड प्रिपेयर फॉर ट्रेड डिस्ट्रप्शंस, लो हाई वैल्यू वॉल्यूम एक्सपोर्ट्स, critical imported parts of factories, Russian oil are among critical commodities at risk. Government of India should consider सब्सिडाइजिंग हायर फ्रेट इंश्योरेंस कॉस्ट। मैं कह रहे हैं कि अगर ये यूएस से स्ट्राइक चलती रही, हाउती टैक्स चलते रहे ऑन शिप्स के ऊपर, तो हमको इन सब चीजों में दिक्कत पेश आ सकती है। कमोडिटी पे, तेल पे, जो भी चीजें हम बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं दिक्कत हो सकती है। दिक्कत है किस रीजन में, वो है ये रेड सी वाला इलाका। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है, स्वेज कैनाल है, और यहाँ से कनेक्ट करता है जो यहाँ की ये देश, और भारत भी यहाँ से कनेक्ट करता है मिडिल ईस्ट के इलाकों में। और यहीं से इनका जो है रशिया से तेल हमारे पास आता भी, एक्सपोर्ट होता है, हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ये अटैक चलते रहे तो ऑब्वियसली है, इस इलाके की बात हो रही है, इसराइल, जॉर्डन, सीरिया, यही यहाँ पे गाजा पट्टी है, यहीं पे इस इलाके को इम्पैक्ट करती है ये समस्या। तो अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग को, भारत को क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं, उसके लिहाज से आर्टिकल लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल को मैं पढ़ने नहीं जा रही, सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ कि देखिए इम्पैक्ट लिखा है, भारत के इम्पैक्ट के ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इसको आप जॉट डाउन करेंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट का कॉज क्या, रूट कॉज क्या है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ, आप उसको पढ़िए। सबसे पहले आर्टिकल को पढ़िए, उसके बाद निकालिए कि एक्चुअली इम्पैक्ट क्या होगा। और इंडिया की स्ट्रैटेजी कभी मत भूलिए, जब भी आप आर्टिकल पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, और उसे मेंस राइटिंग के लिए आप नोट डाउन करते हैं, करना ही चाहिए। तो उसमें इंडिया को जरूर इन्वॉल्व करें कि इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे इस समस्या से जूझा जा सकता है। जो राइटर है वो है हेड्स अ रिसर्च ग्रुप फोकस ऑन ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, रजत श्रीवास्तव उनका नाम है। आर्टिकल काफी इंफॉर्मेटिव है और काफी ठीक तरीके से लिखा गया। इफ यू वांट टू गो थ्रू, आप कल का टाइम से बंडे उठा के इस आर्टिकल को उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे आर्टिकल को एक्सप्लेन करूं वीडियो में, आई कैन डू दैट, मैंने पहले किए भी हैं, अब नहीं करती हूँ क्योंकि लोगों के पास टाइम कम है, तैयारी बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन गो थ्रू एंड क्रिएट योर ओन नोट्स। राइट, तो ये था हमारा कल का और आज का डेली न्यूज एनालिसिस। आप, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस तो गिव मी अ बिग थम्स अप, प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेहनत अगर मैं कर रही हूँ तो आप लोगों के लिए कर रही हूँ। अगर आप सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट बना करके रखेंगे तो ये मैं आगे ले जा पाऊंगी और काफी दिन तक सस्टेन कर पाऊंगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए।